पीएससी मेंबर थे उस टाइम और आपका बेटा इंटरव्यू में अपीयर हो रहा था और उसको ये शौक था कि मैं केएस करूँगा, आईएएस करूँगा। उसने 2 बार दिया, रिटर्न में रह गया। लाइफ का एजुकेशन, जो बेसिक एजुकेशन कहाँ से हासिल की आपने और कैसे इस मकाम तक आप पहुँचे? 6ठी जमात में पढ़ ही रहा था कि मेरी वालदा का इंतकाल हो गया। कौन कौन सी चीज़ें इस प्रोसेस में आपको लगा कि आपने धीरे धीरे डेवलप किया अपने आप में? अब्बा जी ने कहा यहाँ कोर्ट खुलेगी नहीं, आपको बाहर ही जाना है। लेकिन एक बात मेरी याद रखना, तो इस महकमे में जा रहा है तो रिश्वत कभी किसी से नहीं लेना। इतने ऐसे दर्दनाक केसेस आए होंगे आई एम श्योर कि जिसमें इंसान को ह्यूमन साइड, आपका इमोशनल साइड बाहर आ गया हो। माँ को बच्चा मारे, जब ये सुने आदमी तो उसके अंदर का ज़मीर जो है वो जाग जाता है और उसको आ जाता है। बिल्कुल। लेकिन अल्लाह ताला वहाँ फिर बैलेंस देता है, नहीं आपका ये काम नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ एक्सेप्शनल जर्नी बाय ओवैस। आज जो हमारे गेस्ट हैं उनके लिए और जो प्रीवियस हमारे गेस्ट रह चुके हैं उनके लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि हम खुशकिस्मत हैं कि हमें एक बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर से ऐसे कैंडिडेट्स, ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है जिनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है जेकेपीएससी में या जुडिशरी में हो या पुलिस सर्विसेज में हो, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में इन सारे लोगों ने सर्व किया हुआ है। और आज जो हमारे ख़ास गेस्ट हैं जिनका नाम ज़ुबैर अहमद रज़ा सर है, इनका 22 साल का एक्सपीरियंस जुडिशरी में रहा है और पिछले 4 साल से ये पीएससी के मेंबर रह चुके हैं जम्मू एंड कश्मीर में। और क्योंकि लास्ट टाइम हमने पुलिस सर्विसेज की बहुत सारी बात की थी, तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हमारी सोसाइटी का रहता है जो जुडिशरी है। तो हम जुडिशरी, कॉन्स्टिट्यूशन, पीएससी, एग्जामिनेशन पैटर्न, कैसे बिहाइंड द कर्टन्स जो है पीएससी काम करता है, डिलेज क्यों होते हैं, एग्जामिनेशन पिछले 2019 से लेके अभी तक ऑन टाइम कैसे हो रहे हैं, हर साल कैसे पेपर्स हो रहे हैं, सीट्स रेगुलरली आ रही है और हमारे पीएससी मेंबर्स के बहुत बड़ा हाथ रहा है इसमें। और ख़ासकर हमारे जो नेक्स्ट हम उनको इनवाइट ज़रूर करेंगे, बीआर शर्मा सर, उनको हमने ख़ास तौर से इनवाइट किया है क्योंकि उन्होंने 2019 में पीएससी का पूरा सिस्टम चेंज कर दिया था और यूपीएससी के पैटर्न पे किया है। तो उन्हीं के साथ ज़ुबैर सर ने 4 साल काम किया है, फिर नेक्स्ट जो चेयरमैन्स रहे हैं उनके साथ काम किया है। क्या कुछ उनके लाइफ में चल रहा है इस टाइम आफ्टर रिटायरमेंट, बहुत सारे खुलासे ऐसे होंगे कि जो आप लोग को ज़ुबैर सर के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं होगा। तो चलिए बिना आपको वेट कराए हुए मैं आपको हमारे ख़ास मेहमान से आज मुलाकात करवा लेता हूँ। ज़ुबैर रज़ा सर जो है, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। बहुत टाइम से हम आपको अप्रोच कर रहे थे और वक्त लगा, लेकिन आई एम श्योर कि ये फ्रूटफुल रहेगा बच्चों के लिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैंने इंट्रोडक्शन में हालांकि बता दिया है कि आपका प्रोफाइल क्या है, आपने जुडिशरी में कितना टाइम आपने दिया है या फिर पीएससी में कितना टाइम आप रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर में, क्योंकि एक बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट से आते हैं सर, राजौरी से, और ख़ासे चैलेंजेस रहते हैं स्पेशली हमारे जम्मू एंड कश्मीर में। तो आपका जो बेसिक लाइफ का एजुकेशन, जो बेसिक एजुकेशन कहाँ से हासिल की आपने और कैसे इस मकाम तक आप पहुँचे? देखिए भट्ट साहब, मैं बिल्कुल एलओसी के पास रहता था। राइट। और मेरी स्कूलिंग जो है वही उसी प्राइमरी तक उसी गांव में प्राइमरी स्कूल बगला नडियाला स्कूल था, उसमें प्राइमरी तक मैंने ली। और आपको कमाल की बात ये बताऊं कि मैंने जब 6ठी जमात में दाखिल हुआ दूसरी सेंट्रल स्कूल में, तो वो स्कूल 7-8 किलोमीटर मेरे घर से दूर था और हम पैदल जाते थे, पैदल वापस आते थे। कोई सुविधा नहीं थी, पहाड़ी एरिया था। और
छठी जमात में पढ़ ही रहा था कि मेरी वालदा का इंतकाल हो गया। ओ, और इत्फाक ऐसा हुआ कि मैंने ज़िंदगी में पहली बार रोड जो है, सड़क जो है, वो उसी दिन देखी जिस दिन मेरी माँ का इंतकाल हुआ, क्योंकि हमें दूसरी जगह जाकर कफन और दफन करना था। तो मैं उस वक्त बिल्कुल छोटा था, तो मैं सोच रहा था कि रोड कैसी होती है। और फिर हमारा वो सफ़र नहायत ही अजीब व गरीब रहा। पहली बार ज़िंदगी में एक गाड़ी पर बैठा और पहुंच गया मैं दूसरी जगह। उसके बाद मैंने वहाँ से हिजरत की। मेरे वालिद ने कहा आप यहाँ नहीं, यहाँ दूर है स्कूल, अब आपको दूसरी जगह हम भेजते हैं, पलमा नगरोटा। ओके। वहाँ हमारा आबाई घर जो पहला था उस घर में हम जाकर रहे, और वहाँ से भी 4-5 किलोमीटर स्कूल दूर था, वो भी पैदल चलते रहे। और हमारा जो घराना था, जो ख़ानदान था, वो उतना अमीर नहीं थे, हम गरीब लोग थे, लेकिन अल्लाह के फजल से खर्चा मिलता था घर से। तो मैट्रिक मैंने हाई स्कूल पलम से की, और उस वक़्त सिर्फ 7 या 8 बच्चे थे जिन्होंने इम्तहान दिया हमारे स्कूल में से, और 5 पास हुए, उनमें से मैं भी एक पास हो गया। अब 11th और 12th मैंने हायर सेकेंडरी स्कूल राजौरी से की। तो वहाँ जो पढ़ाई थी, हमें एक कॉपी ले जाते थे, एक पैंट और एक कमीज़ में जाकर पढ़ते थे, आकर उसको शाम को धोना और सुबह फिर वो वापस पहन कर स्कूल चले जाना। बीच में कोई एक आध पजामा होता था जो कभी एक शिफ्ट में हम डालते थे। तो अल्लाह का फजल रहा कि मैंने ग्रेजुएशन भी राजौरी डिग्री कॉलेज से ही कर ली। फिर मुझे शौक़ था कि मैं वकालत करूँगा, और वकालत का शौक़ था, और साथ में मुझे थोड़ा सियासत में शौक़ था। लेकिन जब मैंने लॉ में एडमिशन लेनी चाहिए तो उस वक़्त मुझे लॉ में एडमिशन ना मिली, तो मैंने एमए में ले ली, एमए इकनॉमिक्स कर ली मैंने। फिर दोबारा वो मेरा शौक़ बरकरार रहा, फिर मैंने लॉ कर ली। और फिर उस लॉ करने के बाद जब मैं 1993 में मैंने लॉ पास आउट हुआ जम्मू यूनिवर्सिटी से, तो मेरे अंदर एक शौक़ आ गई कि मैं अब इसमें एक्सेल करूँगा। और 3 साल फिर मैंने प्रैक्टिस की। जिस दिन मेरे 3 साल पूरे हुए उसी दिन एडवर्टाइजमेंट हो गई जुडिशरी की मुंसफ्स के लिए। तो कुछ इसी तरह तैयारी उतनी नहीं कर सका, तो वकालत भी करता रहा और साथ में थोड़ा बहुत पढ़ता भी रहा। तो आखिर मैंने जम्मू आ गया एग्ज़ाम देने के लिए। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरा वो एग्ज़ाम पास हो गया। तो जिस दिन वाइवा था मेरा, तो मैं चला गया, और वाइवा में मुझे उतना आइडिया नहीं था, लेकिन एक मेरे रिलेशन में आदमी थे, उन्होंने पहले वाइवा दिया था। उसने मुझे कहा कि आप बोलते रहना, बोलने से आपका वो फ्लो बैठेगा नहीं। तो मैंने वही सोच कर इंटरव्यू दिया। तो खैर अल्लाह ने किया तो वो मेरी सिलेक्शन हो गई। और मुझे फर्स्ट टाइम जब पता चला कि मैं मुंसफ बन गया हूँ, तो मैं हैरान हो गया कि मैं किस साइड जाने वाला था, मुझे अल्लाह ने किस साइड लिया। तो खैर मैंने वो कबूल कर लिया, और मेरी फ़र्स्ट पोस्टिंग जो है वो हो गई अनंतनाग। मुंसफ जुडिशल मजिस्ट्रेट अनंतनाग इन 1997। मतलब वो दौर जिस दौर में थोड़ा सख्त टाइम रहा है, पीक पे थी मिलिटेंसी। और उस वक्त ये होता था कि हम राजौरी पुंछ वाले जो थे, हमें ये इससे डर लगता था बहुत ज़्यादा, मिलिटेंसी से। और ये उस वक्त होता है कि जो भी हमारे पुलिस वाले उस साइड थे, या तो वो बेचारे शहीद होते थे या कहीं लात बाजू गवा के आते थे। तो मैंने जब मेरी पोस्टिंग हुई तो मैं डर गया। तो मुझे एक मेरा साथी जो मेरा था, उसने कहा आपको क्या हो गया, आपको इतनी अच्छी प्राइज पोस्टिंग मिली है, इतनी तो किसी और को मिली नहीं। मुंसफ अनंतनाग जो है ये बहुत अच्छी पोस्टिंग है।
कहा, "यार।" काम मैंने पूछा क्या काम है वहाँ पर, कहने लगे जी वहाँ कोलिसिव डिग्रियाँ भी हैं और सर्विस मैटर भी हैं, सिविल मैटर भी हैं। अच्छा, ये जो कुछ मैटर थे वो मैंने देखे नहीं थे इधर अपनी प्रैक्टिस में। जब मैं वहाँ गया तो मुझे लगा कि बड़ा टफ काम आ गया, बट मुझे वहाँ की बार ने बहुत सिखाया और मुझे तैयार किया कि मैं एक अच्छा जज बन जाऊँ। और मेरे लिए जो अनंतनाग था वो एक लॉन्चिंग पैड था। फिर मैं उसके पीछे अपने इस काम में, अपने प्रोफेशन में नाकाम नहीं हुआ कहीं। जितनी भी मैंने सर्विस की, ईमानदारी से, दयानतदारी से, और ये सोचते हुए कि मुझे अल्लाह ने चुना इस काम के लिए, इसमें मुझे मेहनत करनी चाहिए और इसमें इंसाफ करने की हद से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि जो ये पेशा है, ये कहते हैं कि इसका हिसाब बहुत मुश्किल होगा। अगर किसी को एक ज़रा बर भी वो ज़्यादा हमसे गलती होगी, हमारी गलती की वजह से, तो हमारा हिसाब अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा डिफरेंट लेना है। तो ये एक सिलसिला है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि अल्लाह ताला भगवान उसी को लेता है जो उस लायक होता है। मतलब आजमाइश में उसी इंसान को डालता है कि जो लायक हो। तो मुझे तो यही एहसास हुआ। तो मैं सोच रहा था कि ये मुझे 2.5 साल वहाँ पोस्टिंग रही, बड़े टफ टाइम देखा। पुल एंड प्रेशर भी आते थे, सोसाइटी की तरफ से भी कोई प्रेशर नहीं था, लेकिन उस वक़्त का जो हालात व वाक़ात थे उनमें कुछ मुश्किलात भी आई, लेकिन मैं उस खुदा के सामने खड़ा रहा। आपने जो पहला पोस्टिंग इस डिफ़िकल्ट टाइम में किया है, जैसे आप बोल रहे कि आप का सिलेक्शन जिस हिसाब से हुआ, आप कुछ और चाह रहे थे लाइफ से, कोई डिफरेंट एक पाथ ऊपर वाले ने आपको दिया, एंड देन द फर्स्ट पोस्टिंग दैट यू गॉट इज़ अनंतनाग, और वो चैलेंजिंग था, हर तरीके से चैलेंजिंग था। एंड मैं जैसे आपका पूरा जर्नी देखा हुआ हूँ, सुना मैंने आपके बारे में, जिस इंसान से सुना है, आपके बेहतर कारकर्दगी, हर तरीके से आपको अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है, और बिल्कुल ऑनेस्टी से, डेडिकेशन से आपने हर जगह सर्व किया है। और इतनी इज़्ज़त अफजाई जो आपकी हुई है, वो जाहिर है कि ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी और हर वो चीज़ जो आप बोल रहे कि आप एक किसी भी सूरत में आपको आजमाइश चाहिए कि किसी के साथ बुरा ना हो, नहीं तो आपको ऊपर वाले का डर था। कौन कौन सी चीज़ें इस प्रोसेस में आपको लगा कि आपने धीरे धीरे डेवलप किया अपने आप में, इन सारे ट्रेड्स को, इन सारी क्वालिटीज़ को डेवलप करने में, और जिन्होंने आपको फिर इसमें एक जो मेरे लिए अहम रोल रहा, जिस दिन मुझे अनंतनाग जाना पड़ा तो मैं अपने वालिद साहब के पास गया, अल्लाह गरी के रहमत करे उनको मरहूम को। तो वो मैंने कहा अब्बा जी मुझे दूर जाना पड़ गया और मैं शायद मुश्किल है मेरे लिए, मेरा अच्छी वकालत चल रही है, मेरा काम भी यहाँ अच्छा है और अब ठेकेदारी भी करते हैं, हमारे अच्छा काम था, पैसे भी बहुत कमा रहे थे। तो अब्बा जी ने कहा यहाँ कोर्ट खुलेगी नहीं, आपको बाहर ही जाना है, लेकिन एक बात मेरी याद रखना, तो इस महकमे में जा रहा है तो रिश्वत कभी किसी से नहीं लेना। वो मेरे लिए रोल मॉडल थे और वही मैंने अपनी ज़िंदगी में एक पहला असूल अपना लिया। अब दूसरा जो आपने कहा ना कि आपको ये ट्रेड्स कौन से आपके डेवलप हुए? मुझे सबसे ज़्यादा वहाँ मेहनत बहुत करनी पड़ी। पहला साल जो है हार्ड वर्क मैंने इतना किया कि दिन को 5-10 जजमेंट्स मुझे और स्टे और क्रिटिकल मैटर मेरे पास आते थे। मैं वो एक बार मैंने अपनी ज़िंदगी में ये पाया कि आपको ऊपर वाला खुद ब खुद रास्ता भी बताता है, अगर आपकी नीयत ठीक है और आप नेक नीति से चल रहे हो। मैं आपको एक मिसाल दूँ, मेरे पास एक गाड़ी चोरी का मैटर आ गया, तो यूपी नसीम बाग
हजूरी बाग या नसीम बाग के 2 आदमी अरेस्ट हो गए, उनके चोरी की FIR लगी और उनके लिए बेल के लिए आ गए। तो मैंने देखा यार ये इतने दूर से लोग आए हैं और ये चोरी करके यहाँ लाए गाड़ी, इसमें तो कुछ न कुछ है। खुद ब खुद ही मेरे वो कहते हैं छठी हिस्स काम करने लगे। तो अब कितनी देर उनको अंदर रखते हैं, उसके बाद उनकी ज़मानत तो होगी। फिर आ गई गाड़ी रिलीज़ की बात। मैंने कहा अपने असली कागज़ लाओ। जब वो कागज़ लाने लगे तो उसमें मुझे कुछ हैंकी पेंकी लगा, कुछ मुझे लगा कि इसमें कुछ न कोई गड़बड़ है। तो मैंने NCRB में फ्लैश कर दिया मैसेज कि कोई गाड़ी आपकी इस किस्म की है। तो पहले तो वो मैसेज वहाँ जाने ही ना दिया जाए, आगे पीछे से वो घूम के फिर मेरे पास आए। जब मैंने एक ऑनेस्ट ऑफिसर को बुलाकर कहा यार इसको देख तो लो आप, उसने जब वो मैसेज करवाया तो उसमें रिपोर्ट आई कि ये तो चोरी की गाड़ी है और ये मर्डर इन्वॉल्व है, इसमें एक आदमी का मर्डर भी हुआ। अरफान कार्टूनिस्ट नाम था, दिल्ली का। उसका मर्डर भी इसी चैन में हुआ था। वो ऐसा था कि ये लोग मैकेनिक थे, ये जो मुलजम थे। ओके। और ये क्या करते थे कि दिल्ली outer दिल्ली में जब चौराहे पे कोई लाल बत्ती लग जाती तो गाड़ी चलाने वाला आगे बैठा हुआ है, तो वो एक के पीछे एक साइकिल आगे लगाता था, दूसरा उसके पीछे से उसका जो कार्बन पाइप जिससे तेल आता था उसमें पेंसिल दे देता था। तो जो तेल आगे कार्बोरेटर में गया हुआ था वो चला जाता था 200 मीटर तक। वहाँ फिर गाड़ी खड़ी हो जाती, फिर वो बोनट खोलता देखता। तो वो ऐसे पीछे से आते थे और उन्होंने क्या किया, कहा भाई क्या बात हो गई है यार गाड़ी ख़राब हो गई है। हाँ हम देख सकते हैं, हम मैकेनिक हैं। कहा देखो जी, हाँ आप बैठो गाड़ी में तो हम देखते हैं। जब वो गाड़ी में बैठे तो पीछे से वो पेंसिल निकाल लेते, जब पैडल मारते तो गाड़ी चल पड़ती। वो कहता है ये क्या खिदमत, उन्होंने कहा क्या खिदमत करेंगे आप, जो मर्ज़ी कर दो। वो फिर देखते थे कि इसके पास रात लेट टाइम का पैसे कितने हैं, वो उससे पैसे भी छीन लेते थे आगे जंगल की ओर, और गाड़ी को लेकर आगे जाकर उसको मार कर फेंक कर गाड़ी लेकर सीधे आ जाते थे जम्मू कश्मीर में, तो यहाँ बेच देते थे। तो उस वक़्त जब मैंने ये मैसेज करवाया तो उधर से वो दिल्ली पुलिस वाले आ गए। उन्होंने कहा इस तरह हमारी 10 गाड़ियाँ जो चोरी हुई हैं और हमें ये मुलज़म चाहिए। मैंने कहा पकड़ लो ले जाओ। जब उन्होंने पकड़ा और उन्होंने बताया कि अरफान कार्टूनिस्ट का भी इन्होंने ही कत्ल किया हुआ है, और कत्ल भी कैसे किया कि RSS पे लगा दिया कि उन्होंने कत्ल करवाया एक अरफान कार्टूनिस्ट को, क्योंकि उन्होंने कार्टून बनाया था जो कि RSS वालों के ख़िलाफ़ है। RSS पे इल्ज़ाम लगा दिया, लेकिन था वो नहीं, मारने वाले ये मुलज़म थे। तो मैं कहता हूँ ऐ खुदा, उस वक़्त मेरे दिमाग में ये चीज़ अल्लाह ने डाली कि इसकी इंक्वायरी करानी चाहिए, और वो कत्ल बरामद हो गए। खैर वो बड़ा उस वक़्त वहाँ मशहूर केस बन गया था कि देखिए एक मजिस्ट्रेट ने दिल्ली के 5-10 कत्ल जो बरामद करवा लिए, पूरा गैंग बस्ट हो गया, इस तरह से बस्ट हो गया। बट ये जो आपका सर रहा है, जैसे आपने बोला कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हुआ, आप अनंतनाग में पोस्टेड हुए, और एक ट्रेट आपने बोला कि आप हार्डवर्क, आपने पूरा साल बहुत ज़्यादा मेहनत की। सर आइडियली क्या होता है कि अगर कोई इंसान जो है ऐसा बड़ा एग्ज़ाम पास करता है तो वो सीट पे बैठती लथार्जिक हो सकता है, उसको लगता है कि मुझे क्या ज़रूरत है, अब तो मैं सीट पे आ गया। नहीं, ये तो सीट पे ही तो चैलेंजेस हैं। अगर जिसने ये सोच लिया उसको तो ये पेशा लेना ही नहीं चाहिए। और हर दिन नए से नए मैटर्स और नया से नया एग्ज़ाम होता है, और आपके जो ऊपर वाले हैं वो आपके ऊपर ये नहीं कि वहाँ बैठा रहता कोई देखता रहता है, आपका हर लिखा पढ़ा, आपका हर साइन जो है उसकी अकाउंटेबिलिटी होती है। ये कहते हैं ना कि जज बहुत पावरफुल होता है, वो जो चाहे वो करे,
मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है। ऐसा तो सबसे ऐसा ज़्यादा अकाउंटेबल मैं एज ए कॉमन पर्सन हम लालवती देखते हैं, हम जज के प्रोटोकॉल देखते हैं, हम तो उसी में रह जाते हैं। नहीं, जज के प्रोटोकॉल ज़रूर हैं, लेकिन जज को भी बहुत चैलेंजेस होते हैं। और चैलेंजेस क्या है, उसको एक किस्म का इस दुनिया से जुड़कर जो आम पब्लिक है ना, उनकी बात करनी है, उनका सोचना है क्या वो किस मुश्किल में है। अगर आप किसी का दर्द महसूस नहीं कर सकते हो, फिर आपके अंदर ये चीज़ है ही नहीं, फिर आपको कोई और लेना चाहिए प्रोफेशन। बिल्कुल सर आउट ऑफ द कंटेक्स्ट, मतलब हम आपकी स्टोरी की ही बात करेंगे, बट मेरे जहन में अचानक से क्वेश्चन आया है जो मुझे पूछना मैं समझता हूँ कि ज़रूरी है कि आजकल के टाइम में जुडिशरी पे बहुत सारे क्वेश्चंस, वो सच है झूठ है, क्यों करते हैं, क्यों आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, बट जुडिशरी पे बहुत सारे क्वेश्चंस आने लगे हैं इंटेग्रिटी के, जो गलत कोई जजमेंट या इस तरह की चीज़ें बहुत वोकल होने लगे हैं। इसमें शक नहीं कि बहुत सारे क्वेश्चन सोसाइटी से भी आते हैं, मीडिया से भी आते हैं, और कुछ हमारी अपनी भी खराबी है, हमें भी कुछ सुधार लाने की ज़रूरत है। आज के वक्त में जो हमारे नए जजेस हैं, अल्लाह के फजल से हाईली पेड हैं, हाईली पेड हैं। और मैं तो ये मानता हूँ सब्र कनात जो है, अगर वो करो ना तो आपको बहुत कम अमाउंट में भी चल सकता है। आप पेशेंस रखने के लिए बोल रहे हैं उनको। हाँ, पेशेंस रखना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि जितना बदनाम हो रही है जुडिशरी, वो 2-3 कारण आ रहे हैं। एक तो ये जो है हमारा मटेरियलिस्टिक दुनिया में मटेरियलिस्टिक चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हो, क्या आपके पास है, कैसी गाड़ी है, कैसा बैठना है, कैसा मकान है, एक ये भी रीज़न है। और दूसरा जो है, मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो ऑफिसर्स हैं, उनको जब मैं मुंसब बना था तो एक जज साहब हमें लेक्चर देने के लिए आए, तो उन्होंने कहा जज हैज़ टू लिव लाइक ए वर्क लाइक ए कुली, लिव लाइक ए प्रिंस। मुझे वो बात आज तक कानों में, मतलब बेइंतहा काम करना, बेइंतहा काम करना है, और काम करके उसके बाद आप आराम से सो। मुझे ये लगता है कि जज को जो सुकून की नींद है ना, वो आनी चाहिए। वो तभी आएगी कि आप काम करोगे, जो लोग डिज़र्व करते हैं वो उनको दोगे, जो ज़्यादती करता है उसको दबाओगे, जो अच्छा काम करता है उसको अप्रिशिएट करोगे, तभी तो है। बट सर एक चीज़ मुझे बताएं, जैसे आप एज जज रहे हैं, इतने हाई प्राइम पोस्टिंग्स पे आप एज ए जज रहे हैं, और इतना टाइम आपने स्पेंड किया एज ए जज, तो कई बार आपके लाइफ में ऐसा आया होगा, कहीं ऐसे मौके आए होंगे कि जब एक केस आया, केस को जाहिर है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको जजमेंट देनी पड़ेगी, बट ऐसे भी टाइम्स आए होंगे जब आपको लगा होगा कि ये जो है यहाँ गलत हो रहा है, मतलब इसको इंसाफ मिलना चाहिए था बट मिल नहीं रहा है क्योंकि एविडेंसेस खिलाफ है, या थोड़ा बेहतर तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता था। ये बहुत बार ऐसा है, लेकिन उसमें हम, आप नहीं कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही करना होता है, तो उसमें हमारी ये कोशिश होती है, अगर जो पर्सनल नॉलेज की बात है वो बीच में नहीं लाते, जो हमें फ़ाइल कहे, जो इसका वो हो, उसी पर ही हम चल सकते हैं। मैं आपको एक मिसाल दूंगा। मैं प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज था कुलगाम में, तो वहाँ एक मेरे पास मर्डर केस था। एक आदमी ने आकर घर में किसी की गोली मारी और उसका बच्चा मार दिया। हो जब बच्चा मार दिया तो लेकिन उसकी माँ भी और उसकी बीवी भी वो वहाँ देखती रह गई, तो उसकी वो छलनी करके लाश वहाँ छोड़ के चला गया सामने सामने।
जब आ गया केस बयान देने पे, एविडेंस पे, तो माँ ने भी बयान दिया, उसकी वाइफ ने भी, बीवी ने भी बयान दिया, और जो कुछ और एविडेंस था वो उतना स्ट्रांग नहीं था, मतलब वो उस तरह के बयान नहीं दे सके जो देने चाहिए थे। तो DYSP जो उसका उस वक़्त IO था, आई थिंक वो था या दूसरा था, उसको बुला रहे थे हम कि आओ आप बयान दो। वो बीच में डर रहा था क्योंकि ये जो मुलज़म था ये रिनोन पर्सनालिटी था वहाँ का, पर्सनालिटी विद रिगार्ड टू मिलिटेंसी था। जिस दिन वो आया, ज़बरदस्ती अब हमने DYSP को लाया बयान देने के लिए, तो उसने पहले मुलज़म ने बाइट थ्रेट दी उसको कि अगर तूने बयान मेरे खिलाफ दिया तो तुझे नहीं छोड़ूंगा। जब वो ज़रा अपनी जो काम किया हुआ है, जो इन्वेस्टिगेशन की, उसी के मुताबिक उसने बयान देने थे और उसने वही दिए। तो बयान उसने वही दिए। अंदर से जब वो बाहर गया, मुलज़म भी हाथ कड़ी लगी हुई थी, वो भी साथ बाहर निकला, तो दरवाजे से बाहर जाते हुए उसने एक थप्पड़ उसको रसीद कर दिया DYSP को। मुलज़म बांधा हुआ था, दूसरे हाथ से मार के। अब वो बेचारा परेशान हुआ, मेरे पास आ गया। मैंने कहा अभी दो दरख्वास्त में एक और पर्चा इसके खिलाफ दे देता हूँ, लेकिन वो कुछ दम नहीं रख सका, उन्हें नहीं दिया। जब केस कंक्लूड होने लगा तो मुझे कहता है इसका फैसला क्यों नहीं करते आप? मैंने कहा करूँगा। जिस दिन मैंने बहस सुनी और उसके बाद मैंने फ़ैसला लिखा, और फैसला जब लिखा तो मैंने उसको कन्विक्ट किया। हालांकि उसका बहुत टेरर था वहाँ उस इलाका में, तो मुझे सब लोग कहने लगे आप आज आपने ये क्या किया। नहीं, पर आपकी तरफ भी ऐसा आया? फिर मैं आपको बताता हूँ ना, जब ये उसको समझ नहीं आई कि ये कन्विक्ट क्या कर दिया। वकील वहीं बैठ के, वो बाहर ना गया तो वो चला गया। उसके बाद मैंने रखा उसको कि क्वांटम ऑफ पनिशमेंट के लिए कितनी सज़ा देंगे। फिर मैंने बुलाया तो मैंने उसको फिर समझाया कि आपको उम्र कैद होगी, मैंने आपको उम्र कैद दी। कहता ये आपने दिए? मैंने कहा और किसने देनी? मैंने दिए। कहता आप बाहर आओ, मैं आ जाऊँगा बाहर तो आपको नहीं छोड़ूंगा। खुदा की कसम मुझे एक ज़रा भी डर नहीं रहा। और मुझे उसने थ्रेटनिंग किया, और मैंने कहा यार जब तक तू बाहर आता तब तक मैं होऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि लाइफ लॉन्ग तुम अंदर रहने वाले हो। तो लाइफ लॉन्ग है, और तेरा, और वो आज तक अंदर है। ये भी अब्दुल हमीद तेली नाम था उसका। तो हाई कोर्ट ने उसका मेरा फैसला जो आप हेल्ड किया हुआ वो शायद आप कहीं किसी दूसरी जगह अपील की हो, सुप्रीम कोर्ट में, तो मुझे पता नहीं। लेकिन ऐसे मामलात भी देखे हैं मैंने कि इंसान को पुल एंड प्रेशर भी और भी बहुत तरीक़ा के प्रेशर आते हैं। कई बार मैं अपने क्वार्टर पे सोया होता था, मुझे रात को फ़ोन आ जाता अननोन नंबर से, लेकिन मैंने कभी कम नहीं किया खुदा के फजल से। मामलात को उस खुदा के लिए सामने रख के काम किया हो तो कुछ नहीं होता, आदमी को बड़ा सुकून आता है। और मुझे बहुत सुकून आया कि मैंने ऐसी जजमेंट दी, एक ऐसे आदमी को भी सज़ा दी जो हकदार था कि उसने बहुत जुल्म किया था। और भी बहुत सी सज़ाएँ दी, बहुत मामलात देखे हैं। तो मैं स्पेशल ट्रिब्यूनल में था, तो वहाँ मुझे पुल एंड प्रेशर वहाँ बहुत आते थे, बड़े बड़े हाई स्टेक मैटर भी थे, लेकिन मैं कभी किसी के सामने इसका नहीं हुआ। मेरे बॉसेस ने कभी मुझे नहीं कहा कि आप गलत करो, और ये मुझे अल्लाह का, उनका बड़ा मेरे साथ कोऑपरेशन रहा, अल्लाह का फजल रहा कि मैं अपने काम में नाकाम नहीं हुआ। तब ऑनेस्टली इतना चले हैं, तभी इतनी इज्जत ऊपर वाले ने बख्शी आपको। बट कभी ऐसा हुआ है कि सर बहुत इमोशनल हो गया हो कोर्ट रूम आपका,
मतलब इतने ऐसे दर्दनाक केसेस आए होंगे आई एम श्योर कि जिसमें इंसान को ह्यूमन साइड, आपका इमोशनल साइड बाहर आ गया हो कि यार ऐसे भी हो सकता है, मतलब इन लोग के साथ ऐसे कैसे हो गया, कैसे इंसिडेंट्स हुए हैं और फिर कैसे बैलेंस करते हैं। फिर वही बात आ जाती है, कुर्सी सिखाती है कि इसमें शक नहीं कि एक ऐसे माँ को बच्चा मारे, और जब ये सुने आदमी तो उसके अंदर का ज़मीर जो है वो जाग जाता है और उसको आ जाता है। बिल्कुल। लेकिन अल्लाह ताला वहाँ फिर बैलेंस देता है कि नहीं, आपका ये काम नहीं है, आपने वो करना है जो कि बैलेंस हो। तो जिसने ऐसा किया हुआ उसको मौका पर सज़ा देनी है, जब मौका आएगा, जब वक्त आएगा, उसको छोड़ना नहीं। और मेरा तो ये मानना है कि इंसाफ की कुर्सी ऐसी है, इस कुर्सी पे इंसाफ हर सूरत होना ही चाहिए। बिल्कुल सबसे अहम है। तभी तो आपने कहा ना जुडिशरी पे क्वेश्चन राइज होते हैं, हर आए दिन कुछ न कुछ आता है। कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं कि जो बीच में हम गलत कर देते हैं, जिसकी वजह से हम भी बदनाम होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मैटर होते हैं जो अच्छे जो हाँ मीडिया और दूसरा जो फ़ौरन ही उसको हाईलाइट करके काम ख़राब कर देते हैं। बिल्कुल, ये भी एक वजह है। बिल्कुल सर। सब चीज़ें अपनी अपनी जगह। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले कि जैसे मैंने बोला ना सर, जुडिशरी पे क्वेश्चंस तो बहुत आते हैं। एक प्रैक्टिकलिटी में अगर देखा जाए तो जैसे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जितने भी रहे हैं पीछे कुछ टेन्योर में, तो उनका एसोसिएशन चलती सरकार के साथ दिखाते हैं, होता है नहीं होता है, इट इज़ अगेन अ डिबेट उसमें। बट बाद में डिफरेंट अदर पोजीशंस पे उनका जाना, या जो जस्टिस हैं रिसेंटली जो पैसे का केस हुआ था, दिल्ली हाई कोर्ट के जो जस्टिस थे जिनके यहाँ कैश बरामद हुआ था, मतलब वो एक्चुअली सच है या झूठ है, क्या उसकी फाइंडिंग बाद में रही होगी, किस तरह रही होगी, बट दैट इम्प्रेशन इज ऑन अस। एक जनरल पब्लिक पे इम्प्रेशन आ जाता है कि यार ऐसा भी हो सकता है। मैं तो ये कहूँगा, ये जो कैश बरामद वाला ये मामला, ये ब्लैक डब्बा है हमारी जुडिशरी पे, और ये नहीं होना चाहिए था किसी भी। हम ट्रस्ट खो रहे हैं ना सर। तो यही है ना, सोसाइटी जो थर्ड पिलर है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, तो वो तो जुडिशरी है। बिल्कुल। अब ये है जो आपने ये कहा कि जो पॉलिटिकल पोजीशन और ये लेना, ये तो अब मैं उस पर कोई कमेंट करता अच्छा नहीं लगता हूँ। नहीं आप नहीं, मतलब हो सकता है वो ये सोसाइटी में क्वेश्चनेबल है सर। मतलब मैं एज अ पर्सन मैं ये बोलूँगा कि मैं इन्हीं के पास जब जाऊँगा, कल मैं हाई कोर्ट में जाऊँगा या लोअर कोर्ट में जाऊँगा, मैं पीछे देखा हूँ कि कोई डिफरेंट पोजीशंस लेता है और मैं उन्हीं के अगेंस्ट आज के दिन में अगर लड़ रहा हूँ, तो मैं एक सेंस ऑफ उसके साथ जाऊँगा कि नहीं, मुझे लगता है कि मुझे नहीं मिलेगा वहाँ। हाँ, ये बात है। ये जो ये है ट्रस्ट डेफिसिट जो है ना, ये आ रहा है। देखिए, कोई भी ज़्यादती सरकार करे या कोई एक आदमी दूसरे से करे, तो आखिर आदमी सोचा यार अदालत तो है, लास्ट रिजॉर्ट है हमारा, अदालत है लास्ट रिजॉर्ट। अगर अदालत में ऐसी चीज़ें हों तो कहाँ जाए इंसान, कहाँ जाए। इसलिए हमें जो है, मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा इस पर कुछ चीज़ों का वो ज़रूरी है कि उसमें सुधार लाया जाए। राइट सर। कुछ चीज़ें जो हैं उनको दोबारा मुनज़्ज़म किया जाए, कुछ चीज़ें जो हैं वो सोसाइटी से भी रूट आउट की जाए। जो हमारी पोजीशन है वो वही रहनी चाहिए जो कि जुडिशरी की आज से 50 साल पहले थी। बिल्कुल। जज का मतलब अमेरिका के अंदर कहते हैं सबसे हाईली पेड जज है, और वहाँ एक तो इसकी ये भी रीज़न है कि जजेस जो है फैसले नहीं जो हो रहे कि पॉपुलेशन ज़्यादा है, जजेस रेशो कम है इंडिया में ये 1 मिलियन पे जाकर एक वो बनता है। हाँ, ऐसी जगह भी है। तो बट सरकार इस पे कोई ऐसा कदम उठाती क्यों नहीं है कि अगर इतना डेफिसिट है जजेस का जुडिशरी में,
नहीं कर रहे हैं, Talented तो बहुत सारे लोग हैं। कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है, लेकिन अभी भी बहुत और करने की मतलब जरूरत क्या है। उनको अच्छे ड्रास्टिक स्टेप्स लेने में सरकार को या अथॉरिटीज को कौन चीज रोक रही है? नहीं, उसमें ये लास्ट कोई डेवलपमेंट का काम हो या कोई और हो तो उसमें करेक्ट, हर एक का इंटरेस्ट होता है, हर एक की वो, लेकिन जो ये है इस तरफ किसी को उतना ध्यान जाता नहीं नहीं है। जैसे सर, आप जुडिशरी में जैसे मैंने बोला कि ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी और हाईएस्ट पोजीशंस पे आप रहे हैं जुडिशरी में, जम्मू एंड कश्मीर में 22 साल का एक्सपीरियंस आपका रहा है। आज की जुडिशरी में या इतने क्वेश्चन मार्क्स हो रहे हैं या अप एंड डाउन हो रहा है, ट्रस्ट डेफिसिट हो रहा है, तो आपके सुझाव क्या होंगे कि जुडिशरी को लेने चाहिए जिससे ट्रस्ट डेफिसिट कम होगा? मैं समझता हूँ कि एक तो अकाउंटेबिलिटी जो है वो थोड़ी सी बढ़ा दी जाए, और अगर कोई इस तरह के केसेस सामने आ जाएं तो फ़ौरन स्ट्रिक्ट एक्शन ले लेना चाहिए, और ताकि बाकी लोग भी इससे सबक हासिल करें और किसी से ज़्यादती भी ना हो। राइट। और दूसरा ये है कि जुडिशरी में काम का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सही होना चाहिए। अगर एक आदमी के पास ज़्यादा काम, बहुत ज़्यादा काम है और दूसरे के पास काम है, तो वो डिस्ट्रीब्यूट अच्छी तरह से होना चाहिए। ओवर बर्डन जो है ना, ओवर बिजी जज जो है वो भी नहीं, मतलब बेसिकली और डिसेंट्रलाइजेशन। दूसरा जो मुझे लगता है, ये एक बार मूव चला भी था दिल्ली के अंदर, तो वो चलाया था उन्होंने, शायद अब भी चल रहा है, कि डबल शिफ्ट से काम लिया। शाम दिन को एक जज बैठेगा, अगर जहाँ एक 5,000 केस है, वो 5,000 केस को एक दिन तो इतना जल्दी तो नहीं कर सकता। अगर डबल होगा तो उसका रिजल्ट भी डबल होगा, तो लोगों की जो ये है डिस्पोजल्स भी ज़्यादा वो भी ज़्यादा होगा, लोगों की उम्मीदें जो वो उस पर जजेस उतरेंगे। बिल्कुल सर। ये है मेरा जो सर ये तो जुडिशरी की बात हो गई। एज ए जज आप जो अपने हालांकि एक्सपीरियंसेस आपके जितने पूरा दिन लिया जाए तो सारे एक्सपीरियंसेस हमें लगेगा, बट क्योंकि हमें बहुत इस टॉपिक से हटके दूसरा टॉपिक हमारा है कि आप पीएससी में रहे हैं सर जी। 4 साल आप एज ए मेंबर रहे हैं पीएससी में, और काफ़ी सारे रिफॉर्म्स हुए हैं पीएससी में। मेरा ख्याल है 2019 BR शर्मा सर के टेन्योर से ऑनवर्ड्स क्या किस्म के रिफॉर्म्स आपके होते होते हुए हैं, और किस तरह का इम्पैक्ट पीएससी पे पड़ा है उसका या कैंडिडेट्स में? देखिए, मैंने ज्वाइन किया था जुलाई 2020 में, और मैं जनवरी 2024 में रिटायर हो गया। तो मैंने जो इसको लिया एज ए चैलेंज, और मैंने देखा कि वो जुडिशरी का काम अलग था और ये डिफरेंट है। यहाँ पे जो काम है वो हमें उतना हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं थी जितनी कि जुडिशरी में है। क्योंकि रात दिन को लिखना 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 सुनना, और तो यहाँ हमने सबसे पहले जब हम इसमें पीएससी में गया हूँ, तो हमारे जो चेयरमैन साहब थे, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी लंबी दे, वो बहुत ही नेक इंसान थे और उन्होंने बहुत अच्छे रिफॉर्म लाए। कौन सर? BR शर्मा साहब और हमारी टीम थी। हम सब ने बैठकर उसका एक जो हमारे रूल्स थे, बिजनेस रूल्स, उनको खंगाला और उनको देखा क्या क्या खामियां हैं, उन खामियों को थोड़ा सा दूर करने की कोशिश की, और बड़ी हद तक हम उसमें कामयाब भी हुए। अब हमने पहले ये था, हमने सुना था, हमसे पहले जो 2010-11 में थे मेंबर पीएससी के, और जो वाइवा लेते थे, क्योंकि हमारा काम तो वाइवा लेना था, और वाइवा में 240 मार्क्स का कंबाइंड सर्विसेज का एग्ज़ाम होता था। उसमें 240 मैक्सिमम मार्क्स थे। हर मेंबर अपने अपने मार्क्स देता था, चाहे एक दो ओनली 10 नंबर दे दे या दूसरा 200 दे दे या 230 दे दे, वो एक होता था। वो हमने सबसे पहले आकर देखा कि ये तो गलत है। हमने वो गाइड लेने
बनवाई और उस गाइडलाइन के तहत मैक्सिमम मार्क्स लेवल जो है वो भी फिक्स किया, राइट। जो मिनिमम लेवल है वो भी फिक्स किया। और उसमें हमने ये देखा कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी ज़्यादती नहीं ना हो, और अल्लाह के फजल से नहीं हुई। और हमें B.R. शर्मा साहब के टाइम में हमें यह था कि अगर सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है तो हम सब उस पर नज़र रखते थे। एग्ज़ाम सेंटर में जाते थे, प्रिलिमिनरी का एग्ज़ाम होता था उसमें जाते थे, जब मेंस होता था उसको भी चेक करते थे। मतलब एक ट्रांसपेरेंट तरीका लाया, और ट्रांसपेरेंसी जो है वो हमने बड़ी हद तक उसमें कामयाबी हासिल की। कामयाबी ये हासिल तो 2019 से तो इतना कामयाब सिस्टम चला है कि अच्छा। हर साल भी हो रहा है एग्ज़ाम। हाँ, और हर साल एग्ज़ाम करने का ये सोचा, जितनी पोस्टें आती थी वो हम एडवर्टाइज कर देते थे। राइट सर। और उसमें ये है कि किसी बच्चे को, किसी कैंडिडेट को ये कहने का मौका नहीं लगता था कि उसको आपने ज़्यादा दे दिए और हमें कम दिए। एक का इंटरव्यू अगर वो उसका बहुत बढ़िया था, हमने वो गाइडलाइन तैयार कर दी, जो ए ग्रुप में आएगा उसका ए में होगा, जिसका भी। लेकिन हमें ये पता नहीं होता था कि ये आदमी कौन है, कहाँ के है, किस मेयार का है, हम और क्या इसकी एकेडमिक है। हम यही देखते थे कि ये परफॉर्म कैसा कर रहा है। और परफॉर्मेंस पे हमने ये भी देखा कि जिन बच्चों ने अच्छे नंबर लिए लेकिन रिटर्न में उनके नंबर कम थे, वो रह गए। और हम हैरान हो गए, यार इस बच्चे ने इतना अच्छा परफॉर्म किया था, इसको क्या हो गया। फिर थोड़ा सा फील भी होता था ये हम शायद हमारी असेसमेंट गलत है, क्योंकि रिटर्न में उसका अच्छा नहीं, काम अच्छा नहीं है। तो उस पर भी रिफॉर्म लाया। फिर हमने ये भी देखा कि रिटर्न का और इसका जो है वो वही बच्चे आगे आ रहे हैं जिनके रिटर्न में रिटर्न में भी अच्छे होते थे। और इसके बाद जो ये होता था कि सिर्फ वाइवा के नंबर हम काउंट करते थे, एकेडमिक के जो ये लेक्चरर्स और दूसरी पोस्ट हैं उनके लिए भी एक क्राइटेरिया बना दिया। और उस क्राइटेरिया में सब बच्चों को बराबर के नंबर आते थे। राइट। तो उसमें से जो 1-2 नंबर ऊपर चला गया वो सिलेक्ट हो जाता, जो नहीं परफॉर्म करता था वो सेलेक्ट नहीं होता। पर मैं सर कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा आप लोगों को कि जिस तरीके से आप लोगों ने 2019-2020 ऑनवर्ड्स इसको टेकअप किया है। और आज जब मैं, क्योंकि खुद मेंटोर करता हूँ बच्चों को रेगुलरली थ्रू आउट, मेरा भी काफ़ी एक्सपीरियंस इस चीज़ में रहा है, तो 2019 से जो ईज़ फील करता है एक कैंडिडेट, वो पहले नहीं होता था। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि पहले कोई गलत सिस्टम था, पर डिफरेंट था। पर आज के दिन में ये थोड़ा सा स्टूडेंट फ्रेंडली सिस्टम बन चुका है इन अ वे कि सेट पैटर्न है, यूपीएससी के पैटर्न पे आपने किया है वो प्लस है, बिल्कुल रेगुलर रूटीन के एग्जाम्स हो रहे हैं, हर साल हो रहे हैं वो है। बट साथ ही मैं ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी सारे रिफॉर्म्स तो आपके ऑनवर्ड्स हुए हैं सर, इसमें एक जो मेरा क्वेश्चन, जो काफ़ी सारे बच्चे बहुत परेशान रहते हैं जिसको लेके, कि बायस्डनेस होती है। और मैं रेफरेंस मैं पूछ इसलिए रहा हूँ क्योंकि आपके लिए आपकी साइड से मेरा एक रेफरेंस ये है कि आपका खुद का बेटा स्टेट सर्विसेज इंटरव्यू तक पहुँचे थे, और ये शायद बच्चों लोगों को नहीं पता होगा। आप पीएससी मेंबर थे उस टाइम और आपका बेटा इंटरव्यू में अपीयर हो रहा था, वो थोड़ा सा नरेट कीजिए, क्योंकि इस वजह से, क्योंकि लोगों के ये दिमाग से निकलना चाहिए कि इसमें बायसनेस होती है। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये बताऊं कि मेरा बच्चा मेडिकल स्टूडेंट था। राइट सर। और उसको ये शौक़ था कि मैं केएस करूँगा, आईएएस करूँगा। उन्होंने 2 बार दिया, रिटर्न में रह गया, क्योंकि उसका सब्जेक्ट ऐसा था जो बहुत वास्ट था, हिस्ट्री रखा था और हिस्ट्री का रिज़ल्ट उतना अच्छा नहीं आया। तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सका, और ना हमें ये पता होता कि कौन पेपर कहाँ चेक होता है, कैसे चेक होता है, हमें इससे कोई तल्लुक वास्ता नहीं। और जो लोग बाहर बातें करते हैं, मैं उनसे हैरान होता हूँ कि ये क्यों इतनी मनगढ़ंत कहानियाँ कभी कभी बताते हैं। तो उसके 2 बार मेन में फेल हो गया, आई एम हेल्पलेस। राइट। तीसरी बार उसने मेन पास किया और
इसमें भी चला गया इंटरव्यू तक इंटरव्यू पहुंचा। में। लेकिन मुझे वो खुदा जानता है कि मैंने ना उसकी हेल्प की रिटर्न में और ना मैंने वाइवा में। हम्म, वाइवा आया तो मैं उस बोर्ड में नहीं था। तो अब बहुत से लोगों को नज़र भी थी, क्योंकि उसके फ्रेंड तो जानते थे कि ये एग्ज़ाम दे रहा है, इसके वालिद साहब हैं तो वालिद साहब पास करवा ही देगा, इससे ऊपर किसी की सिफारिश आई होगी नहीं, इसको तो किसी की सिफारिश चाहिए। तो मैं कहता मैं सिफारिश भी करूं तो क्या करूं, वो सारा ट्रांसपेरेंट है और उसमें मेरी सिफारिश का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता था। उसने जो किया वही उसको रिज़ल्ट मिला, मतलब जो नंबर डिज़र्व करता था वो उसको मिले और उसमें वो रह गया, उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ। यही एक बेटा नहीं, मेरी बेटी ने भी ये MDS की हुई है, वो डेंटल का एग्ज़ाम देना था, वो भी PSC कराती है। PSC कराती, लेकिन नहीं PSC ने उस पर कुछ अभी रह गया था ऑब्जेक्शन उस सब्जेक्ट पर, तो को गवर्नमेंट से वो कॉरस्पॉन्डेंस चल रही थी और मैं उसमें भी बेबस था, मैंने अपनी लड़की के लिए भी नहीं किसी को कहा और वो आज अपनी प्रैक्टिस कर रही है। बेटा मेरा खुद मेडिकल अफसर बन गया हुआ है और उसने खुद किया, मैंने उसमें कोई अपना रोल नहीं प्ले किया। और वो करता मैं तो मैं पीछे जुडिशरी के 22 साल जो मैंने किए, वो मेरी दयानतदारी जो सारा कुछ, वो तो सारा खूह में जाता उसी ना, में जाता सर। वो तो उसमें क्या फ़ायदा। और मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये जो हमारे जितने मेंबर्स हैं या चेयरमैन साहब से, जब हमारे BR शर्मा साहब थे, मैं आपको बताता हूँ, उनका बेटा भी था। हाँ, रतनदीप, हाँ बिल्कुल सर, नाम रतनदेव शर्मा था या क्या। रतनदीप, हाँ। 2 बार उसने एग्ज़ाम दिया, नहीं हुआ। उसके बाद वो उनकी टर्म पूरी हो गई, उन्हें एग्ज़ाम दिया, वो पास हो गया। उनके टर्म के बाद वो एक्चुअली पास हुआ। अब उसके बाद इंटरव्यू दिया और वो पास हो गया उसके, क्योंकि रिटर्न में अच्छे मार्क्स थे, निकल गया अपने आप। यहाँ PSC में ये नोशन बिल्कुल छोड़ देना चाहिए कि यहाँ कुछ हैंकी पेंकी या किसी किस्म की सिफारिश होती है। हमें भी लोग सिफारिश करते थे, मैंने कहता था हाँ ठीक है जी देख लेंगे, बट उससे बनता कुछ नहीं, ऐसा होता नहीं है। जो आपका अपना रिजल्ट है वही सामने आता है, दूसरा कुछ नहीं। नहीं, बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन मार्क जो PSC पे रहा है हमेशा, आपकी तरफ से जो हमें अब जो मैं ऑडियंस को बताना चाह रहा हूँ कि वो ये कि आपकी बेटी भी PSC का इंटरव्यू दिया, नहीं क्वालिफाई किया, अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं, और आपका बच्चा बेटा जब आप PSC बोर्ड में थे और लोगों को ये अजीब सा नोशन रहता है कि सिफारिशें होती हैं इंटरव्यू में, वो पास करवा देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, जब मैं PSC मेंबर नहीं था या मैं सोसाइटी में सुनता हूँ, देखो जी वहाँ बहुत कुछ चलता है, वहाँ अपने अपने का होता है, वहाँ कोशिश होती है कि मेरा कोई आ जाए, दूसरा कोई आ जाए, लेकिन मैं ये वल्लाह कहता हूँ कि ये गलत नोशन है और इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता, ना पॉसिबल है। ये लोग गलत जो है ना धारणा एक जगह से उठाई और दूसरी रख दी। हमारे एग्ज़ाम भी जो थे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, अगर 1 नंबर का भी कोई नीचे ऊपर हो गया, हम एग्ज़ाम पूरा कैंसिल कर देते थे। और अगर कहीं हम कैलकुलेशन में कोई एक गलत आ जाए वो भी कैंसिल करते थे। मैं आपको बताऊं कि कुछ सुपर स्पेशलिटी में डॉक्टर्स के एग्ज़ाम थे, उसमें कोई एक बार कोई दोनों जो कैंडिडेट थे उनके नंबर एक दूसरे को ट्रांसफ़र हो गए, उस पर पूरा एग्ज़ाम कैंसिल, दोबारा दिया। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है कि अजीब सा नोशन है बच्चों में। अजीब सा। अच्छा, फिर आपको मैं बताता हूँ, ना चेयरमैन का ना किसी मेंबर का कोई कंट्रोल है कि वो पेपर चेक करने में हो। वो एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा तरीक़ाकार है जो किसी को पता नहीं है और उसमें कोई किसी किस्म की बात नहीं होती। मैं जब था PSC में तो एक वाक़या हुआ, KS का एग्ज़ाम आया,
तो उसके एग्ज़ाम में कश्मीर से लड़के कम आए, जम्मू से ज़्यादा आए। तो कश्मीर के एक लड़के ने लिखा कि अगर मेरा भी ये एग्ज़ाम सेंटर जम्मू होता तो मुझे भी नंबर ज़्यादा आते। अब हमने इस पर तहकीक शुरू की, ये क्या है, ऐसा क्या पॉसिबल, ऐसा क्या पॉसिबल। फिर मैंने, और जबकि डॉक्टर्स का एग्ज़ाम होता है तो कश्मीर के ज़्यादा आते हैं, यहाँ के कम होते हैं। होता है। और कोई एग्ज़ाम जो होता है उसमें कश्मीर के बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन केएस का वाकई ही मैंने ये देखा, एवरेज वहाँ की कम होती थी। उसका फिर वो जब हमने सारा वो प्रोसेस को चेक किया, उसमें एक तो ये है कि वहाँ लोग केएस में कम अपीयर होते थे। वहाँ का 1000 होता था, यहाँ का 3000 होता था, और उसकी रेशियो से वहाँ के लोग कम आते थे। दूसरा वहाँ का जो इंटरेस्ट है ज़्यादा जो है वो कश्मीर के लोगों का मेडिकल की तरफ है। तो वो असल में वजह ये थी। राइट। बाकी जहाँ से पेपर आते हैं उसके साथ किसी मेंबर का, किसी ऑफिशियल का, किसी का कोई लेन देन नहीं। तो सर एक सिस्टमेटिक वो बनाया हुआ है, उसी पर ही ये चलता है। नहीं, मैं बहुत ज़रूरी था आज ये, हालांकि आपसे पहले आपके कलीग मुश्तबा सर का एक पॉडकास्ट हमने किया है, और आपसे भी मैंने पूछा, आपसे इसलिए भी पूछा क्योंकि आपका खुद का बच्चा अपेयर हुआ था और जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ। इससे बड़ा कोई एग्जाम्पल तो हो नहीं सकता बच्चों के लिए। और जी। मेरा ख्याल है ये दिमाग में अक्सर लोगों के तब आता है जब वो इंटरव्यू स्टेज तक मतलब घबराए हुए होते हैं, वो आउट ऑफ एंजाइटी भी ये सारे क्वेश्चंस करने लगते हैं। अच्छा, जब लिस्ट हो जाती है फिर वो कहते हैं नहीं इसमें यार ये हो गया, इसमें वो उसका आ गया। जब वो बाद में आस्ता आस्ता वो भी समझ जाते हैं ये हमारा असेसमेंट गलत था। लेकिन ये है कि सिस्टम जो है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, और अल्लाह के फजल से पीएससी का जो है मैंने देखा है वो सिस्टम ट्रांसपेरेंट। सर आरएनडी होती है, कितने हद तक आरएनडी करता है पीएससी के, किस तरह के क्वेश्चंस वगैरह जो सेट करने में क्या ट्रेंड फॉलो करता है? जो ये इसके बारे में मैं उतना तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये है, मैं आपको बताऊँ कि उसमें भी एक निज़ाम है, कौन कहाँ से क्या क्या, वो सारा बड़े बड़े माहिर तालीमात। मुझे एक जो पेपर सेट करते हैं, हाँ, जो पेपर सेट करते हैं। एक बार मुझे ये याद है कि एक कोई प्रोफेसर था, उसके पास हमारा कोई अफसर गया और उसने कहा जी ये, उन्होंने कहा क्या करने आए हो आप, ये क्या कर रहे हो, ये क्वेश्चन है। वो चला गया आगे और वहाँ से फिर वो वापस आया, कहता नहीं ये कंपलसरी नहीं है, क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी नहीं होना चाहिए, लड़कों को नहीं आएगा, ये डिफिकल्ट है, ये डिफिकल्ट है। वो मुश्तबा सर ने भी बोला ही है। हाँ, बोला वो वापस आया, प्रोफेसर बोला कि इसको ये डिफिकल्ट है, मतलब इतना माइंड में चल रहा होता है, माइंड में मतलब वो उसी माइंड में होता है उस वक्त, उसके दिमाग में और कुछ नहीं चल रहा होता, और वो उसको सही तरीके से कि किसी के साथ ज्यादती ना हो। तो वो एक सिस्टम जो है उसको लागू रहने के लिए की ज़रूरत है, और उसका जो निज़ाम है उससे बेहतर होगा। बाकी जो लोग कहते हैं कि यहाँ ये हो जा गया, यहाँ वो हो गया, खुदा जानता, हम भी, मुझे भी कई लोग कहते थे कि आप तो बिल्कुल ऐसे ही, आपने अपने लड़के ने का नहीं करा सके, बाकी लोगों ने क्या क्या किए, वो फलां जो है उससे ये कर जाता, लेकिन होता कुछ नहीं, होता कुछ नहीं। इसमें ये मिथ है जो ये मिथ है, और ऐसा मिथ है ना, पढ़े लिखे बच्चों को बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। ये ऐसा मिथ है जिसकी कोई बुनियाद नहीं, ये बिल्कुल ही हवा में चलने वाली चीज़ है। जो हकीकत है ज़मीन के ऊपर जो पाँव हैं उनके नहीं है जो ऐसे मिथ रखते हैं। राइट। और उसके बजाय उसको मेहनत करनी चाहिए। मुझे एक चीज़ मैं आपको बताऊं, एक लड़का मुझे याद आता है, वो एक क्वेश्चन के लिए बहुत लड़ा आकर कि मेरा क्वेश्चन ठीक है, हम कहें आपका क्वेश्चन आंसर ठीक नहीं है, लेकिन उसने हिम्मत नहीं आ रही, वो 2 बार 3 बार फेल हो गया, हिम्मत नहीं आ रही, वो एग्ज़ाम देता रहा और उसके लास्ट में उसने मुनसिफ का एग्ज़ाम पास कर लिया, जबकि एलओ और पीओ के लिए उसने बहुत मेहनत की थी, नहीं होगा। तो खुदा देने वाला है,
मेहनत करते रहो, आपको कुछ न कुछ मिलेगा, कुछ ना कुछ मिले। ये मेरा अंदाज़ा है। वो बुद्धल का लड़का है, आज वो शायद मुनसिफ कहीं लगा हुआ है। बेशक सर, जो मेहनत करेगा उसको ज़रूर मिलेगा। और क्योंकि ये तो नेवर एंडिंग है कि अगर मैं आपको पीएससी का भी पूछने लगा, चाहे जुडिशरी का पूछूं या पीएससी का पूछूं, इतना लंबा तवील अरसा चला जाएगा इसमें। और उस चक्कर में हमारे जो नेक्स्ट एक जो चीज़ और है जो हम आपके साथ करने वाले, ये है कि हम रैपिड फायर बोलते हैं, आज की जनरेशन उसको रैपिड फायर बोलता है, कि एक तरीका कि जिसमें मैं आपको क्वेश्चन पूछूं और आपको फटाक से उसका जवाब देना है। तो वो एक मैं मेरे पास कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जिनको मैं पढ़ूंगा, वो क्वेश्चंस का जवाब आप। ये आज के ज़माने का तो रैपिड ही है ना। रैपिड है सर। जो पहला क्वेश्चन मैं आपसे रैपिड फायर एज ए रैपिड फायर पूछना चाह रहा हूँ वो ये है कि आपका फेवरेट पोस्टिंग एज जुडिशरी में क्या रहा है? कोई एक पोस्टिंग फेवरेट जो मज़ेदार रही हो। मुझे अनंतनाग पहला पोस्टिंग जो पहला रहा। सेकंड क्वेश्चन है, कोर्ट रूम और कमीशन ऑफिस कौन सा बेहतर लगा आपको, इस कमीशन पीएससी में या कोर्ट रूम? क्योंकि आप एज लॉयर। सर बॉर्डर लाइफ और सिटी लाइफ, जो आप जहाँ के एक्चुअल रहने वाले हैं, वहाँ मज़ा आता था या सिटी में? आज भी मुझे वहाँ ही जाकर मज़ा आता है। मेरे गांव में आज वहाँ सड़क गई है, लेकिन मुझे वही ज़िंदगी पसंद है। सर एक वर्ड जो आपको डिस्क्राइब करता हो, सिर्फ एक वर्ड जो आपको खुद की आपकी पर्सनालिटी डिस्क्राइब करता हो। मैं तो ऑनेस्टी कहूँगा। ऑनेस्टी, मतलब ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी, वो तो दुनिया की चर्चा है आपके बारे में सर। सर सबसे इंस्पायरिंग जज जिनके साथ आपने काम किया हो, जो बहुत इंस्पायर जिनसे हुए हो आप? वो सैयद मुस्तफा हुसैन करमानी साहब, जस्टिस करमानी सर। सर आपका एक हैबिट जो डेली रूटीन का हैबिट फॉरएवर चला हो? वो मेरी सुबह की वॉक। आप डेली करते हैं? जी इंशाल्लाह। बहुत बढ़िया सर। टफ जॉब पोस्टिंग जज एज अ जज जो आपकी रही हो, बहुत डिफ़िकल्ट रही हो? स्पेशल ट्रिब्यूनल में एज मेंबर। अच्छा, वो डिस्ट्रिक्ट जज। सर आपका बहुत चैलेंजिंग फेस कौन सा रहा है लाइफ में? चैलेंजिंग फेस मेरे लिए मेरे हिसाब से पीएससी के मेंबरशिप चैलेंजिंग था वो? चैलेंजिंग। सर एक जजमेंट जो आपको हमेशा याद रहेगा? वो एक जजमेंट जो है वो तो मुझे अब्दुल हमीद तेली वाली है जी, वही जजमेंट जिसका आपने जिक्र किया था। पीएससी का एक रूल जो आप तुरंत चेंज करना चाहोगे या कर सकते अभी? हाँ। पीएससी का जो मुझे लगता है, जो ये लेक्चरर और एपी के लिए है, उसमें जो पीएचडी के जो नंबर्स कम किए गए हैं, वो नहीं होना चाहिए। ओके। क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ती है, 5 साल 6 साल लगते हैं, और इससे ऊपर पढ़ाई कोई नहीं है। करेक्ट। सर आज की यूथ में, आज की जनरेशन में एक क्वालिटी जो आपको बहुत पसंद हो? मुझे आज की यूथ में जो क्वालिटी इस वक्त लग रही है, क्योंकि मैंने जो पिछले 4 साल में लोगों को देखा, बच्चे आए, हर एक जो है वो ऑनेस्टी इंटीग्रिटी पे ही जोर देता है। वो हमारे से ये वादा करते हैं कि हम ज़िंदगी में यही करेंगे, किसी का हक नहीं खाएंगे। सर जम्मू एंड कश्मीर में एज अ पर्सन आपको सबसे बेहतरीन जगह कौन सी लगी है? जम्मू कश्मीर में? जम्मू एंड कश्मीर, पूरा जम्मू कश्मीर बेहतरीन है। एक जगह चूज़ करनी पड़ेगी सर। एक जगह मुझे कोकरनाग बड़ा पसंद था मुझे आपको? पसंद है। सर कोर्ट रूम डिसिप्लिन स्ट्रिक्ट या फ्लेक्सिबल रहा था आपका? स्ट्रिक्ट। आप बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहे हो? हाँ, बिल्कुल स्ट्रिक्ट। सर आपके हिसाब से एक लेकिन एक बात है उसमें, मेरा एक हमेशा मोटो रहा कि जो आए और कुछ कहना चाहे उसको सुनो, बेशक वो इरेलीवेंट ही है, लेकिन सुनना। आपके हिसाब से एक सक्सेसफुल ऑफिसर की पहचान क्या होती है जो अगेन इंटरव्यू में हेल्प करेगी बच्चों को? सक्सेसफुल ऑफिसर की पहचान? सक्सेसफुल ऑफिसर की पहचान यह कि वर्क लाइक
slaves and live like a prince. बहुत अच्छा रहा सर ये जो क्विकली आपसे क्वेश्चन आंसर्स लिए हमने, बट क्योंकि आप जुडिशरी में रहे हैं, काफ़ी सारे जुडिशरी से वाबस्ता लोग सुनेंगे इसको, जजेस, ऑफ कोर्स जजेस को सुनना चाहिए जो अभी रिसेंट जजेस होंगे। हालांकि हमने बहुत जजमेंट्स आपके डिस्कस किए नहीं है, फिर भी एक तरीका मिल सकता है इससे जजेस को। एस्पिरेंट्स जो जुडिशरी के होंगे उनको ये सुनना चाहिए, प्लस जो स्टेट सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनको। तो मैं चाहता हूँ कि इनको सारे ऑडियंस को क्लब करके एक मैसेज दे, आपकी तरफ से क्या मैसेज उनको जाना चाहिए? मेरा तो ये मानना है कि जो कैंडिडेट्स हैं उनको तो मेहनत करनी है कामयाबी के लिए। और अभी तो जो ऑफिसर्स बन जाते हैं, जो फील्ड में जाते हैं, मेरा ख्याल है उनको अपने लिए बहुत मेहनत करनी चाहिए और लोगों को उनको इंसाफ जो डोर स्टेप्स पे होना चाहिए। हर एक काम जो है उनका जो डिज़र्व करता है उसको डिज़र्व करने वाले को वो देना चाहिए। और उसमें ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि ये कोई बड़ा है, ये कोई छोटा है। जो हकदार है उसको हक मिलना चाहिए। बिल्कुल। और इस तरह अगर हम काम करेंगे बिला खौफ, खुदा मदद करेगा और आप ज़िंदगी में कामयाब रहोगे। अगर आपकी नीयत साफ़ है, सोसाइटी के लिए आए हैं और सोसाइटी को कुछ न कुछ हम कंट्रीब्यूट करेंगे, तो डेफिनेटली आप बड़े कामयाब ऑफिसर होंगे बने। तो बाकी जो कोशिश लोगों की होती है, जो चंद एक लोग ऐसा भी सोचते हैं कि हम अफसर बने तो हमारी बड़ी गाड़ी हो, हमारा बड़ा घर हो, हमारे पास अच्छे से अच्छे महल हों, वो मुझे लगता है कि वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब नहीं होते। अगर हो भी जाएंगे लास्ट में आपको पछताना पड़ेगा। मेरा तो ये मानना है। मैं ऐसे ऐसे ऑफिसर्स देखे हैं जो 2 टाइम की रोटी मुश्किल से पूरी करते थे, लेकिन वो कामयाब रहे और बहुत अच्छे चले। और आज के दौर में इसकी ज़बरदस्त ज़रूरत है। ये मैसेज जो है सर का है कि आप लोग को अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए डिसिप्लिन, ऑनेस्टी और इन सर्विसेज में वर्क लाइक अ स्लेव एंड लिव लाइक अ प्रिंस, ये आपको एक असूल, एक प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए। और जैसे मैंने बोला कि जनाब ज़ुबैर अहमद रज़ा सर, 22 साल का इनका तजुर्बा रहा है एज ए जुडिशरी जज, डिफरेंट पोस्टिंग्स रही है जम्मू एंड कश्मीर में। और जनाब ने जिस ऑनेस्टी से काम किया है, आप सारे लोगों को जाके इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है सर के बारे में, और दुनिया भर के आपको एग्जांपल्स मिलेंगे जो इनके बारे में बताएंगे। ये चलता फिरता एक इंस्टीट्यूशन है जो बहुत कुछ सिखाता है हमें। और टुवर्ड्स द एंड में आप सारे लोगों को सर की तरफ से ये भी बोलना चाहूँगा कि जो इन्होंने बोला है कि इनका इंक्लिनेशन जो है पॉलिटिक्स की तरफ था शुरुआत से, और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि हमें आने वाले टाइम में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में सर को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि रिप्रेजेंट करें असेंबली में, ताकि उनका आने वाले टाइम में और लोगों को सुधार मिले सर के इस पूरे एक्सपोजर से, सर के एक्सपीरियंसेस से। तो चलते में मैं आप सारे लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और ये एक ऐसा पॉडकास्ट जो हम दोबारा करेंगे सर के साथ, और उस टाइम हम जुडिशरी का आधा पार्ट और पीएससी का आधा पार्ट दोबारा से इन डेप्थ लेंगे। फ़िलहाल के लिए मैं सारे लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि हम इसी तरह के स्टोरीज़ आप तक पहुँचाते रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।